लास्ट लेक्चर में आज चैप्टर वाइंड अप करना है। लास्ट लेक्चर के अगर टॉपिक्स आपको याद हो, हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन की बात किए थे, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ई की वैल्यू 0 होगी, ई की वैल्यू 1 होगी, याद आ रहा है? हम लोगों ने केसेस सॉल्व किए थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात किए थे, उसके एप्लीकेशन की बात किए थे, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉर्क। एकदम ध्यान से देखिए, डॉग नहीं टॉर्क, TOR। आप लोगों को डॉग सुनाई दे रहा था? ठीक है, टॉर्क इसका सिंबल है, इसको हम लोग टाउ पढ़ते हैं। ये सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं लोग? टाउ, TAU, टाउ। ठीक है, T फॉर टॉर्क, T फॉर टॉर्क। और सर ये टॉर्क है क्या, इसको समझ लो। देखो, अगर बात करें मोमेंट की या मोशन की, तो हम लोगों ने दो टाइप के मोशन इनिशियली डिस्कस किए थे, लीनियर एंड एंगुलर। याद है? लीनियर में फिर हम लोगों ने रेक्टिलिनियर पढ़े थे, और दूसरा क्या पढ़े थे? सॉरी, दूसरा क्या पढ़े थे? रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा ट्रांसलेटरी मोशन, और यहां पर उन्होंने सर्कुलर और रोटेशनल की बात की। तो मैं बोल रहा हूं कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इसमें ना थोड़ा बहुत फर्क है। हम लोग ने पीछे वाले चैप्टर में और ये चैप्टर में लीनियर मोशन की ज्यादा बात की कि जब ऑब्जेक्ट लीनियरली क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा। बट जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है ना बच्चों, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एक कंपैरेटिव चीज लिखूं ना यहाँ पर लीनियर और सर्कुलर के लिए, या लीनियर और रोटेशनल के लिए, तो इन केस ऑफ लीनियर अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? तो रोटेशनल के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बच्चे लोग? कंपैरिजन करके बता रहा हूं सिर्फ। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एंगल्स में काउंट करते हैं। एंगल में घूमेगा ना, तो कितना एंगल घुमा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसी यहां पर लीनियर वेलोसिटी होती है अपने पास। क्या होती है अपने पास बच्चे लोग? लीनियर वेलोसिटी। यहां पर अपने पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से किसे लिखते हैं? सिमिलरली अपने पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना? यहां पर अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आप लीनियर एक्सेलरेशन को किससे लिखते थे? A से। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं? अपने पास लीनियर के केस में फोर्स होता है ना? किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना? बट जब बात की जाती है रोटेशनल की बच्चे लोग, तो रोटेशनल किसको बोलते हैं? रोटेशनल में फोर्स के बजाय आता है टॉर्क। क्या आता है? टॉर्क। मतलब लीनियर में जो काम फोर्स करेगा, रोटेशनल में वो काम कौन करेगा? टॉर्क करेगा। समझ में आ गया? ये डिस्टिंग्विश समझ में आ गया ना? जो काम लीनियर में फोर्स कर रहा है, वही काम यहाँ पर कौन करने वाला है? टॉर्क। बट इन सब के बीच में ना एक रिलेशन है। इन सब के बीच में क्या है? लीनियर से एंगल, एंगल से लीनियर में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे भी कैसे करते हैं। फिलहाल अभी टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली किसके लिए जरूरत है? सर्कल में या रोटेशनल मोशन करवाने के लिए। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है सपोज, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे फिक्स है। जैसे अपना दरवाजा, वो पॉइंट पे हिंज है ना, वो उस पॉइंट के अराउंड में रोटेट करता है। इस एक्सिस के अराउंड में क्या करता है? वो रोटेट करता है ना? तो भैया मान लो कि ये भी यहाँ पर क्या है? फिक्स। इस पॉइंट के अराउंड में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये आगे नहीं जाएगा, इसके अराउंड में घूमेगा। इसके अराउंड में क्या होगा? तो भैया मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, F। क्या अप्लाई करते हैं? F, जिसकी वजह से ये क्या होगा? घूमना स्टार्ट करेगा। आया ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहां पर टॉर्क डिफाइन करूं ना, टॉर्क,
तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस। क्यों भैया, ये पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां तक का डिस्टेंस, इसको तो आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर। या अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा आर बार क्रॉस एफ बार। अरे समझा कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते तो क्या लिख देते, साइन थीटा। याद आ रहा आपको? तो अगर मैं यहाँ पर और अच्छे से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ आर साइन थीटा। ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा अभी। ये टॉर्क बेसिकली दो चीजों पे ऊपर है, पहला तो फोर्स और दूसरा रेडियस। पहला तो फोर्स, दूसरा रेडियस। इस रेडियस को हम लोग मूवमेंट ऑफ आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट ऑफ आर्म। मैं इन दोनों का मतलब समझाता हूं, पहले इस बात को समझो। मैंने यहां पर लिखा परपेंडिकुलर फोर्स। मैंने कौन सा फोर्स लिखा? देखो, फोर्स ऐसा भी लगाया जा सकता है, बट ये बात आपको भी पता है कि सर यहां पर फोर्स लगाने से इसके अंदर रोटेशनल में कोई चेंजेस होगा क्या? इसीलिए ये फोर्स से कोई लेना देना नहीं। तो अगर उसको एंगल में लेके जाना है तो कौन सा फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखे, परपेंडिकुलर फोर्स। पहली चीज क्लियर। दूसरा, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? रेडियस। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो इस दरवाजे का ये जो हैंडल है, अगर ये इसके बजाय यहां होता तो आप मुझे बताओ कि क्या मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता इस दरवाजे को खोलने के लिए कि कम लगाना? क्यों? इस फॉर्मूले को देखो, टॉर्क उसको घुमा रहा है ना। टॉर्क दो चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और रेडियस। रेडियस ज्यादा, टॉर्क डायरेक्ट रिलेशन है ना, ज्यादा ना। रेडियस ज्यादा, टॉर्क ज्यादा। फोर्स ज्यादा, जाहिर सी बात है सर, आप जितने ज्यादा फोर्स से खींचेंगे उतनी जल्दी खुल जाएगा, तो वो भी खुल जाएगा। अरे समझ रहे कि नहीं? फोर्स ज्यादा, टॉर्क ज्यादा। अगर ये हैंडल, दरवाजा थोड़ा बड़ा होता, लेट्स से मैं ये हैंडल को और यहां पर चिपका के बनाता, तो मैं और कम फोर्स में इसको क्या कर लेता, खोल लेता। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप हैंडल इधर दोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने हैंडल को कहा दिए एक्सट्रीम एंड पर दिए उसके, ताकि कम फोर्स में क्या हो जाए। जैसे भैया मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको लिफ्ट करने गए, ठीक है, उसके एक एंड पे ना 50 किलो का ऐसा वजन लगा हुआ है और एक एंड बस इतना छोटा सा हैंडल दिया, थॉर का हैमर, थॉर का हथौड़ा देखियो ना, बस छोटा सा है, इतना ही छोटा सा हैंडल है और यहाँ 50 किलो है। मैं आपको बताऊं लिफ्ट कर, मुश्किल है ना। बट अगर मैं बोलूं उसमें मैंने 2 मीटर का डंडा लगा दिया, कितने मीटर का, और फिर मैं बोलता हूँ कि अब लिफ्ट करो। अब लिफ्ट करना क्या है, आप समझ रहे कि नहीं? जितना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ आर्म होगा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा उसको घुमाने के लिए। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि उठा लो जमीन से, मैं बोल रहा हूँ कि उसको लिफ्ट करने के लिए मेरे लिए फिर क्या हो जाएगी, आसानी। आप समझ रहे हैं? तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस याद है ना, डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने जहां पर फोर्स लगाए और हिंज पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, या मूवमेंट ऑफ आर्म। आप लोग देखो ब्रेक पेडल वगैरह, गाड़ी में ब्रेक पेडल होता है ना, वो पेडल की लेंथ भी डिसाइड होती है। यूं ही नहीं है कि पेडल इतना छोटा बना दिया तो चलेगा क्या। पेडल के अंदर कभी देखोगे ना तो एक लंबा सा ऐसा पीछे आर्म निकला रहता है जो उसके मास्टर सिलेंडर से जाके कनेक्ट रहता है, जहां से मतलब प्रेशर आता है। इसलिए वो लंबा आर्म क्यों दिए रहते हैं, आर्म जितना ज्यादा मैं कम फोर्स पे क्या कर सकता हूँ, ब्रेक अप्लाई कर सकता हूँ। आर्म की लेंथ अगर छोटी तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम, मेरा टॉर्क भी क्या हो जाएगा। अरे समझ रहे कि नहीं? तो खाली दिमाग या फोर्स लगाने से काम बनने वाला, आप वहां पे क्या करो, आर्म की लेंथ ज्यादा कर दो, आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? किसी चीज को घुमाना है, एक बड़ी सी चीज है, आपको उसको रोटेट करना है और वो कहीं एक चीज पर फिक्स है और आप उसको रोटेट करना। पहली चीज तो सर खूब सारा फोर्स लगाओ, घूमेगी वो। दूसरा सर उसके एक्सट्रीम एंड पे आके धक्का दो तो वो अपने आप क्या होने लगेगी, घूमना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं तो ना दरवाजे टन्स में होते हैं, वजनी जो होते हैं टन्स में होते हैं, बट हम लोग एक सिंगल उंगली से उसको खोल सकते हैं। एक सिंगल उंगली कैसे भैया, सेम एप्लीकेशन है उसका। दरवाजे की लेंथ ज्यादा है, वो पुलिस स्टेशन में दरवाजा रहता है, वो चौड़ा रहता है ऐसा,
कोई भी आता ठाक से खुलता है, ठाक से, उतना फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर। क्यों? मूवमेंट ऑफ आर्म, उसका मूवमेंट ऑफ आर्म क्या है? ज्यादा है, इसीलिए वो आसानी से क्या हो रहा है? खुल रहा है। अगर वही दरवाजा लंबाई में ज्यादा है, विड्थ के बराबर कैसा होता, लंबा ज्यादा होता, तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ता उसको खोलने के लिए। समझ रहे कि नहीं बच्चे? टॉर्क समझ में आया? टॉर्क वो चीज है जो उसको किस में रोटेट करवाने वाली है? रोटेशनल मोशन, सर्कल में क्या करने वाली? घुमाने वाली। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात समझ लेना, टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है? फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस मतलब ये वो वाला रेडियस नहीं है, मूवमेंट ऑफ आर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। रेडियस याद रखना, मैंने क्या बोला? फिक्स पॉइंट से अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो देखो आर बार क्रॉस एफ बार लिखा हूं ना। याद है? अगर मैं आपको बोलूं टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तुम लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े है ना। जैसे मान लो कि ये एक्सिस पर यहाँ पे आर बार है और यहाँ पे क्या है? एफ बार है। तो याद है हम लोग स्क्रू रूल पढ़े, राइट हैंड थंब रूल पढ़े, याद है कि नहीं? तो भैया मान लो ये अपना स्क्रू है, तो मेरे को आर से कहां जाना है? एफ के। आर से एफ, आर से बाहर आएगा ना। इमेजिन करें कि तो मेरा टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड, ऐसा। समझा कि नहीं? अगर आर बार इधर होता, एफ बार उधर होता, तो फिर मैं क्या करता? अंदर की तरफ। तो मेरा टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता? आप इमेजिन करने के लिए बच्चे लोग क्या करो, मैं टॉर्क का डायरेक्शन बताने का आपको आइडिया बता रहा हूं। हम लोग स्क्रू रूल जो पढ़े हैं उससे अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब ये साइन थीटा क्यों आया वो भी समझा देता हूं। मान लो कि ये परपेंडिकुलर फोर्स के बजाय मैं इंक्लाइन फोर्स लगा, ऐसा फोर्स, जैसे ये एफ है और ये एंगल जो है वो कितना है? थीटा है। ठीक है भैया? तो मुझे पता है कि अगर फोर्स इंक्लाइन है तो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, एक एक्स में और एक। तो भैया मान लो कि ये एक्स है और ये क्या है? तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ एक्स। का फॉर्मूला क्या होगा? सर जिस साइड थीटा होता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं और जिस साइड नहीं होता उसको, सही है कि नहीं? अब आप बताओ ये वाले फोर्स से ये कुछ मूव करेगा क्या? रोटेट करेगा। रोटेट किससे करेगा? एफ साइन, एफ साइन थीटा क्यों है? अरे हाँ है ना भाई, कोई दिक्कत? बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इंक्लाइन फोर्स भी लगाऊंगा तो सर उसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो कुछ काम का, क्योंकि वो तो रोटेशन में कोई हेल्प, रोटेशन में हेल्प सिर्फ कौन करता है? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वो एक फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट पर फिक्स है, तो आपको परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? घूमेगा। टॉर्क क्लियर? अच्छा जरा यूनिट पे बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और रेडियस डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। अब बेसिकली बच्चे बोलते हैं सर न्यूटन मीटर तो जूल के भी बराबर होता है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन मीटर ही ना। फोर्स इनटू वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ है ना? मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर टॉर्क किसके बराबर है? वर्क के ना। टॉर्क वर्क के बराबर नहीं है भैया। यहाँ पर इस बात ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया नहीं सर, इसीलिए आप उसको वर्क से कंपेयर नहीं करेंगे। आप समझा? यूनिट सेम होने से क्वांटिटी सेम नहीं होती, ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए। ऑल्दो टॉर्क और वर्क की यूनिट क्या है? सेम है, डायमेंशन भी क्या होगा? बट आप इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखेंगे, इस न्यूटन मीटर को जूल समझा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर जूल ऐसा यूनिट किसका है? वर्क का, और ये वर्क के बराबर। क्लियर है कि नहीं भैया? टॉर्क समझ में आ गया? पक्का? टॉर्क किसके लिए यूज हो रहा है? रोटेशनल मोशन। टॉर्क किसके लिए यूज हो रहा है? ये तो बात हो गई किसकी बच्चे लोग? टॉर्क। एक होता है कपल। कपल क्या होता है? कपल होता है बेसिकली जब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करवाना है, क्या करना है? रोटेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? दो इक्वल फोर्स लेते हैं मगर उनका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। अगर एक इस साइड से लग रहा है तो एक इस साइड से। तो अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं और ये इस पॉइंट पर फिक्स है तो ये क्या करेगा? रोटेट होगा। ये क्या होगा बच्चे लोग? अरे क्लियर है कि नहीं भैया? समझ में आ रहा है? तो कपल मींस व्हाट? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाट? परफॉर्मिंग रोटेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? टॉर्क क्लियर है ना? अब ये सब चीज हम लोग 12th में रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे तो वहां पर कोई टॉर्क आपको बताते नहीं बैठूंगा। समझ में आ रहा है? हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे उसके टॉपिक्स। क्लियर है? टॉर्क का डेरिवेशन दिया अपने को 12th में भी, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे। बहरहाल टॉर्क का फॉर्मूला क्या है?
F into R। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल लेंगे आपको समझाने के लिए। मान लो कि यहां पर एक रॉड है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है? इस पॉइंट पे ये क्या है चलो, मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से 10 न्यूटन का, और यहां से लेके यहां तक का, इसमें काम करो सेंटर में मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, यहां पे ये फिक्स, ठीक है? इस पॉइंट पे ये क्या है चलो, मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं लेट्स से 10 न्यूटन का, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है लेट्स से 5 मीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि देखो मैं यहां से घुमाऊंगा तो ये ऐसा घूमेगा, और अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसा घूमेगा, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक कैसा घूमेगा, तो एक को प्लस लेंगे दूसरे को क्या लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम है, ये किसमें इक्विलिब्रियम बोले तो वो कहीं मूव नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है बट वो मूव नहीं। सवाल ये है कि ये F कितना होगा, आप समझे मैंने क्या बोला? तो आप किसी एक को क्या ले लो, प्लस ले लो, किसी एक को क्या ले लो, वैसे मैं इसको प्लस ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं। देखो अगर ये घूम रहा नहीं है मतलब सर इसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0। सही बात है, घूम रहा नहीं मतलब नेट टॉर्क कितना, 0। ठीक है, निकालते हैं टॉर्क, कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मैंने इसको प्लस लिया हो ना, तो 10 into 5 ये प्लस है, तो दूसरा वाला क्या होगा, F into 2, अरे इसके लिए F है ना, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है 2, सेंटर से फोर्स लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो कितना है 2 मीटर, तो F into 2 इक्वल टू व्हाट, 0। ये माइनस इधर आया तो 10 5 माइनस इधर आया तो 2 1 225, तो F की वैल्यू कितनी हो गई 25 न्यूटन, कितनी हो गई, मतलब सर अगर ये 25 न्यूटन रहेगा तब अपना रॉड जो रहेगा वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम, क्या रहेगा, वो कहीं मूव करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऊपर 2 फोर्स अप्लाई कर रहा हूं फिर भी वो मूव करने वाला नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? अब एक सवाल आता है कि सर अभी तो कुछ देर पहले आपने कपल की बात की थी और आपने बोले थे कि 2 फोर्स लगाए हैं तो वो तो घूमना चाहिए, पहली चीज मैंने बोला था 2 इक्वल, क्या ये इक्वल है, अपोजिट, क्या ये अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मैं यहां से 10 न्यूटन लगा रहा हूं और ऊपर से 10 न्यूटन लगा, कितना ऊपर से, तब ये घूमेगा सर, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर है, पक्का समझ में आया? कपल में 2 फोर्स है और वो दोनों कैसे हैं, इक्वल, टॉर्क में एक ही फोर्स है, टॉर्क में एक ही फोर्स है, दोनों में डिस्टिंग्विश अपने बुक में दिया हुआ है, पैरेलल अभी वहां नहीं जाना है। क्लियर हो गया? टॉर्क और कपल दोनों किसके लिए यूज हो रहा है, सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, बट दोनों में फर्क, टॉर्क के केस में मैं फोर्स को वेरी कर सकता हूं, कैसे, फोर्स को कैसे वेरी कर सकते हैं सर, रेडियस कम ज्यादा करके, आया ना भाई, मैं बोला कि जैसे अभी मैंने बोला ना कि लेट्स से ये फोर्स 25 न्यूटन आया था, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो फिर फोर्स की वैल्यू कम हो गई ना, आप समझ रहे कि नहीं? बट कपल के केस में ऐसा, जितना ये वाला फोर्स है उतना ही ये वाला फोर्स चाहिए, वरना ये काम बनेगा क्या सर, वो कपल ही नहीं कहलाएगा। क्लियर है? टैप खोलते थे ना, क्या लगाते इसके ऊपर, टॉर्क लगाते, कपल लगा, 2 इक्वल फोर्स लगाते ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, दरवाजे पे क्या लग रहा है, टॉर्क, दरवाजे पे क्या लग रहा है। क्लियर हो गई? दोनों चीज लिख लो, क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, किसी भी बॉडी, जैसे मान लो भैया ये बुक है, ये बुक जो है ना ये तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, सभी को पता है कि ये रेक्टेंगल शेप की है, तो अगर मैं इस पर यहाँ पर एक डायगोनल बना दूं दोनों साइड से, तो वो डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा उसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा उसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा उसका सेंटर ऑफ मास, है ना? इस केस में ये जो हैमर मैंने हैंग किया हूं, इस केस में हम लोगों ने उसके सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिए, शिफ्ट कर। मैं ये वाला ऑब्जेक्ट क्यों लेके आया, उसके पीछे रीजन था। बच्चे सवाल पूछते कि सर क्या सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप का ही सेंटर ऑफ मास होता है? नहीं, ऐसा नहीं, हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही होता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास जो होता है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, मैंने इसके सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया।
ऐसे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर मास कंसंट्रेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जहां पर वेट कंसंट्रेटेड है उसको क्या बोलेंगे? जनरली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उनका सेंटर ऑफ मास और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेम। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। जैसे सवाल ये होता है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके बॉडी के अंदर होना जरूरी है? नहीं, उसके बॉडी के अंदर जरूरी। जो अभी हम लोग एक ट्रायल करेंगे, एक और एग्जांपल जहां पर आप देखेंगे कि कुछ केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर भी होता है। ठीक है, ट्राई करें। ये जो बैलेंस किए बच्चे लोग, देखो इस बॉडी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं बताओ बेटा, अगर आकर ऊपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ना इस बॉडी के बाहर का पॉइंट। देखिए मैंने उसमें एक स्क्रू यूज किया। क्या यूज किया? स्क्रू। और वो स्क्रू पर बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर वो स्क्रू का एक पॉइंट थोड़ा सा बाहर निकला है, वो स्क्रू पर वो क्या है? बैलेंस है। दिस इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अरे समझा कि नहीं भैया? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक सवाल आता है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं? तो इसका देखो ये एक एग्जांपल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर हो। हाँ, आप जितने भी केसेस देखते हैं ना बच्चे लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई मेरे सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे और मुझे बोले कि भैया उसको क्या करो, उठाओ, तो जैसे ही मैं उठाऊंगा ना तो मेरा पैर अपने आप क्या होगा? मूव हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कोई एक बच्चे को चाहिए तो ट्राई में, आप बोलेंगे सर जबरदस्ती पैर चेंज कर दें। कोई एक बच्चा चाहे तो ट्राई भी कर सकता है। कोई आएगा मॉडल बनने के लिए? अरे यहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए। सिद्धिका, सिद्धिका इधर से आ जाओ, यहाँ सुनो, आ जाओ। ठीक है, यहाँ देखो इस पे डाइस पे खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं सिद्धिका को बोलूं कि भैया आपको ये स्पैनर उठाने का है, ठीक है, बिना मूव किए उठाओ, देख पैर मूव की। सिमिलरली अगर मैं सिद्धिका को बोलूं कि भैया लेट्स सी ये ऐसा खड़ी है जैसा मैं खड़ा हूं, मैं ये वाला वीडियो भी शेयर किया था आप लोग से पहले भी। अब मैं बोलूं कि भैया इनको ये वाला पैर ना इसमें टच कर रखना है दीवार में, ठीक है, और ये पैर लिफ्ट करना है, अब 5 सेकंड के लिए खड़े रहना है। कर सकते हैं ट्राई? कोई नहीं कर, एक जैसे उठाएंगे गिर जाएंगे। अगर ये पैर टच रहेगा ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे ही देखो मेरी बात सुनो, अभी ना मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। जब मैं अपने पैर को उठाऊंगा ना तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सेंटर ऑफ मास को मेरे बॉडी से पास करता हूँ। कहाँ से पास करता हूँ? बॉडी से पास करता हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर, मेरे बेस से जब तक के मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होता रहेगा तब तक के मैं बैलेंस रहूंगा। जहां पर मैंने उसको शिफ्ट किया, जहां पर मैंने उसको चेंज किया, मेरा बैलेंसिंग क्या होगा? बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने पैर रखा था यहाँ पे, अब मैं तो अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, बट जैसे ही मैंने अपने ये वाले पैर को लिफ्ट किया तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? मेरे पैर की तरफ जाना चाह रहा, बट मैं जाने दे रहा हूँ क्या? इसीलिए मैं गिर जा रहा हूँ। आप समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? तो सेंटर ऑफ जितना वाइडर बेस रहेगा, आप लोग देखिए जो बैडमिंटन वाले प्लेयर्स रहते हैं, जब उनको एकदम परफेक्ट शॉट लेना था तो एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसा लेके खेलते। क्यों? वाइडर बेस, जितना ज्यादा बेस रहेगा उतना ज्यादा मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस कम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब उसको बैलेंसिंग करने के लिए, फिर शिफ्टिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? वो देखिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इंक्लाइन है, गिरता है क्या? क्यों? हम लोग को ऐसा लगता है कि सर ये कैसे, ये तो टिल्ट है तो गिर जाना चाहिए ना। बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बॉडी से ही क्या हो रहा है? पास हो रहा है, इसीलिए वो गिर रहा। अगर ऐसा ना होता, अगर वो कहाँ आ जाता? बाहर, तो वो गिर जाता। समझे कि नहीं? सिद्धिका ट्राई करेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, थोड़ा आगे तो वो गिरा दे। ट्राई करो, पैर एकदम टच ऐसा दिख रहा नहीं है। उठाओ पैर,
नहीं कर सकते। क्यों? रीजन वही है सर, जैसे हम लोग पैर उठाने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आता है? पैर की साइड, और वो होने दे रहे हैं इसीलिए वो गिर जा रहे हैं। अरे समझा कि नहीं भैया? पक्का? कोई दिक्कत? थैंक यू। अरे क्लियर है कि नहीं भैया? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों चीज क्लियर हो गई। अब मैं यही चीज बोर्ड पे अभी समझाते बैठता तो बहुत ज्यादा टाइम लेता, इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्लियर है?